अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 का आपने आज जो टॉपिक दिखना है दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, तो हम अपने यूज़ के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने देखा था लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने अकरेंस देखी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि मेजरली कहाँ से मिलते हैं हमें, द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। ठीक है, तो हम इसको मेजर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी एज वेल एज एनिमल बॉडी। ठीक है, तो प्लांट में भी हमें दो तरह से मिल सकते हैं। द लिविंग प्लांट बॉडी में से, लिविंग प्लांट बॉडी से हम बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक और हो सकता है व्हेन अ प्लांट इज डेड। ठीक है, और एनिमल बॉडी से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक, तो पहले हम डेड प्लांट को, हम इस सोर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इस वाले को देख लेते हैं। ठीक है, जो लिविंग प्लांट्स हैं उनकी बॉडी से हमें डिफरेंट ऑयल्स मिलते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, फॉर एग्जांपल पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल, इस तरह से। ठीक है, जितने भी हमें प्लांट्स के ऑयल्स मिलते हैं दे ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या मिलता है प्लांट बॉडी से, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दे ऑल आर ऑर्गेनिक नेचर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक, इसी तरह एनिमल बॉडी से हमें क्या मिलता है, जो एनिमल के मसल्स होते हैं और एनिमल का मिल्क और जो इनके एग्स होते हैं वो सब भी, उनमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट्स, ठीक है, लिपिड्स, ऑयल्स, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सब भी क्या है, हम मीट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनके एग और मिल्क की फॉर्म में हमें क्या मिलता है इनसे, फैट्स। ठीक है, फैट्स में ऑयल और सॉलिड फैट आता है, और इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स एंड फैट्स, ये सब चीज़ें। ठीक, तो इन सब को तो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ नहीं करते। ठीक है, यानी इनको हम फूड की नीड पूरी करने के लिए या फिर फूड आइटम्स बनाने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में इन सबको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसके लिए हम जो सोर्स यूज़ करते हैं, वो मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या है, द डेड प्लांट्स। वो वाले प्लांट्स नहीं जिनको जस्ट हमने किल किया और उनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, इस तरह नहीं। वो प्लांट्स विच वर डेड इन पास्ट, जो ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स अगो कहीं पे किसी भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से, जैसे जलसले होते हैं, जैसे सैलाब होते हैं, इस तरह ज़मीन की तह के नीचे दब गए हों। ठीक है, विच वर बरिड इन दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो बहुत सालों के बाद आहिस्ता 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 उनके ऊपर जो प्रेशर, हीट और ऑक्सीजन ना मिलना और ये सब जो कंडीशन उनके ऊपर अप्लाई हुई थी हीट और प्रेशर की वजह से, तो वो जो डेड प्लांट बॉडीज़ थी, मेजरली जो वुड था, ठीक है, जैसे जंगलात हों और वो कहीं किसी वजह से जैसे मड के नीचे आ गए हों, ठीक है, इस तरह से लैंडस्लाइड की वजह से वो दब गए हों। ठीक, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट भी आ गया है। ठीक, तो वो अर्थ का जो अपर लेयर है उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो पास्ट में जो प्लांट्स, डेड प्लांट्स थे, जो विच वर बर्ड इन द अर्थ क्रस्ट अंडर हाई प्रेशर, अंडर नो ऑक्सीजन, ठीक है, ज़ीरो ऑक्सीजन,
ठीक। और उसके अलावा हाई वेट और प्रेशर तो हमने कह दिया, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ज़मीन की तह में जैसे जैसे हम सेंटर के करीब जाते हैं तो हमें हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, ठीक है, क्योंकि जो अर्थ का सेंटर है इट इज़ फिल्ड विद लावा, ठीक। तो जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हीट की अमाउंट ज़्यादा होगी कुछ, ठीक है, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा, तो इनको भी बहुत हाई टेम्परेचर फेस करना पड़ा, ठीक है। तो वो जो बरिड वुड थी, ठीक है, उस वो वुड डिकम्पोज हुई, जैसे एनिमल बॉडी डिकम्पोज होती है ना, जैसे डेड एनिमल को अगर हम बरी कर देते हैं, मतलब उसको हम दफन कर देते हैं, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, तो उनकी बॉडी डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। डिजोल्व होना मतलब वो घुल जाती है, गल सड़ जाती है। तो इसी तरह एनिमल प्लांट की बॉडी भी जो वुड होती है ट्रीज की, वो भी इसी तरह से डिकम्पोज होती है, ठीक है। उसका भी टूट फूट का प्रोसेस होता है उसके अंदर, ठीक है, उसकी भी ब्रेक डाउन होती है, ठीक। तो अंडर वेरी हाई प्रेशर विद इन द प्रेजेंस ऑफ नो ऑक्सीजन एंड अंडर वेरी हाई वेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर नेसेसरीली, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। इन कंडीशंस के में रह कर बहुत सालों तक स्लोली वो जो वुड है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू कोल, इनटू पेट्रोलियम, ठीक है, यानी ऑयली प्रोडक्ट, ठीक, या फिर नेचुरल गैस। तो ये वो मेजर रिसोर्सेज हैं जो हम अर्थ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। कोल क्या होता है, कोयला, ठीक है, कोल की फॉर्म में हमें मिलता है, ऑयल की फॉर्म में जिसे हम कहते हैं कि तेल के ज़खायर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह नेचुरल गैस हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ से मिलती है। जैसे हमने सुई गैस देखा है कि सुई के जो एक एरिया है वहाँ से नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम सुई गैस कहते हैं, ठीक है, जिसे सीएनजी की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस अभी तो हमने देख लिया कि डेड प्लांट्स कैसे इनमें कन्वर्ट होते हैं अंडर वेरी हाई प्रेशर, अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उनकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक, उनका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, ठीक है। अब हम इन तीनों को बारी बारी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोल। कोल जिसको हम कोयला कहते हैं, ठीक है, आम जुबान में। तो कोल क्या है, इट इज़ अ ब्लैक सब्सटेंस, कार्बन का सब्सटेंस है, ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है, वुड की डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है, सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है, ज़मीन से, ठीक। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मस्ट है, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ अमाउंट नाइट्रोजन और सल्फर की भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, कोल के अंदर, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं बता रहे ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती मीथेन गैस या प्रोपेन या ब्यूटेन या डिकेन, इस तरह से मैं नाम लेती किसी कंपाउंड का, तो वो इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन होती। तो अगर मैंने सिर्फ ये बताया कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर होते हैं, इट मीन्स कि अगर मैंने कोई केमिकल फॉर्मूला असाइन नहीं किया, इट मीन्स ये एक मिक्सचर है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक। तो वाकई ऐसा है, कोल इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसमें से सेपरेट किया जाता है, क्योंकि जब हमने इसे यूज़ करना है तो हम इसमें से अलग अलग कंपाउंड्स निकाल के यूज़ करेंगे, ठीक है, और उन सब के अलग अलग यूजेस होंगे। तो कोल को बर्न किया जाता है, ठीक है, इसकी बर्निंग की जाती है, मतलब इट इज़ सब्जेक्टेड टू वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कोल मज़ीद ब्रेक डाउन होगा और इसमें से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, तो जिनका ये कॉम्बिनेशन है वो सब इसमें से रिलीज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ dry heating of any substance
यूजुअली एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। और ये करते क्यों हैं? टू सेपरेट आउट इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या करेंगे कोल के साथ? इंडस्ट्रियल लेवल में कोल की बर्निंग होगी, ठीक है, इसकी ड्राई हीटिंग होगी वेरी हाई टेम्परेचर पे। जब ये हीट अप होगा तो इसमें मजीद डिकम्पोजिशन होगी और इसके डिफरेंट कंपाउंड सेपरेट होंगे। अब वो कैसे सेपरेट होंगे? जस्ट बाय हीटिंग। क्या होगा कि कुछ ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है ना, ये करते ही हम किस तरह के कंपाउंड्स के लिए हैं? विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है। तो जब हम हीट कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सपोज ABCD 4 कंपोनेंट्स हैं, तो जब टेम्परेचर 100 पे पहुंचा तो वो कंपोनेंट A जो था वो बॉयल हो गया, ठीक है, वो बॉयल हो गया, वेपराइज हो गया, उसके वेपर्स सेपरेट हो गए। उन वेपर्स को हमने कलेक्ट किया और स्टोर कर लिया, ठीक है। कंपोनेंट A सेपरेट हो गया, अब क्या रह गया? B, C एंड D। तो फिर जब टेम्परेचर 100 से मजीद इंक्रीज होगा, वो 200 पे पहुंचा, तो 200 पे कंपोनेंट B बॉयल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जिस एक कंपाउंड के जिस एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो एक दूसरे से, उसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बिल्कुल यही चीज़ है इसमें भी। ABCD जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब बारी बारी डिफरेंट टेम्परेचर पे एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ठीक है। पहले हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कंपोनेंट्स ऑफ कोल पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कोल की 4 टाइप्स हो सकती हैं, 4 कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। अगर तो कोल अर्थ लेयर में जस्ट बिलो द सॉइल है, यानी अगर ये अर्थ है, ठीक है, मीन्स अर्थ का क्रस्ट है और ये उसका सरफेस है, ठीक। तो जस्ट बिलो द सरफेस यानी वेरी नियर टू द सरफेस अगर कोई कोल प्रेजेंट है, दैट कोल इज कॉल्ड द पीट कोल। और ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं हुई भी होती, इतनी ज़्यादा इसमें आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा ये कोल में कन्वर्ट नहीं हुआ होता, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? जो नॉर्मली जो वुड है, असल में वुड से ही अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, मैं यहाँ पे वुड लिखती हूँ, तो वुड जो लाइव वुड होती है वो एक्चुअली 40% कार्बन है और बाकी उसमें जो परसेंटेज है वो मे बी 20% हाइड्रोजन, लेट्स सपोज 10% ऑक्सीजन, इस तरह से बाकी की कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है। लेकिन जो वुड के अंदर एक्चुअली जो वुड होती है उसके अंदर कितनी होती है? 40% कार्बन होती है, ठीक है। जो इसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, जो इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, व्हेन वुड इज डिकम्पोज इनटू कोल, तो असल में क्या होता है? उसका कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होती है, ऑक्सीजन चली गई तो टोटल मैस में अब कार्बन की परसेंटेज तो ज़्यादा हो गई ना, ठीक है। फिर अगर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाए तो कार्बन की परसेंटेज और ज़्यादा हो गई, ठीक है, ठीक। तो जब वुड डिकम्पोज होती है, कोल में कन्वर्ट होती है, तो वुड की असल में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। वुड का ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस वुड का कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को हम वुड के कोल में कन्वर्ट होने को, इस प्रोसेस को हम क्या भी कह सकते हैं? द कार्बनाइजेशन, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। wood is converted into coal by carbonization is actually the decomposition of wood अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और क्यों कार्बनाइजेशन कह रहे हैं? कार्बनाइजेशन नाम से तो लग रहा है कि कार्बन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये असल में क्या है? द कार्बन कंटेंट ऑफ वुड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो कैसे इंक्रीज हुआ? इस वुड में से जब ये इसकी डिकम्पोजिशन हुई, इसकी ब्रेक डाउन हुई, तो इसमें से ऑक्सीजन गैस चली गई। वो 100 में से अगर 20% ऑक्सीजन थी तो वो 20% तो खत्म, ठीक है। टोटल मैस का मे बी 60% कार्बन रह गया हो, ठीक है। तो क्या कार्बन कंटेंट इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। तो कोल का कार्बन कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 40%,
ठीक है। तो जो सबसे लो क्वालिटी कोल होता है, यानी जिसमें क्वालिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, जितनी ज़्यादा कार्बनाइजेशन हुई है, मीन जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट इंक्रीज हुआ है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का कोल है। ठीक है। तो जो पीट होता है, इट इज़ जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, ये अर्थ, ये क्रस्ट के बिल्कुल नियर कहीं बरेड होता है। ठीक है। इसको इतना ज़्यादा प्रेशर, इतनी ज़्यादा हीट नहीं मिली होती। ठीक। तो इसमें डिकम्पोजिशन भी कम हुई होगी। ठीक है। तो जो पीट टाइप का कोल है, इट हैज़ ओनली 60% कार्बन कॉन्टेंट। ठीक है। और ये इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता। ठीक। फिर अगर यही पीट कोल के ऊपर, यही जो पीट है, इसके ऊपर अगर मज़ीद अर्थ की लेयर इंक्रीज होती रहे, सॉइल की लेयर इंक्रीज होती रहे, तो सपोज़ ये कहीं इतना नीचे चला गया, सपोज़ ये यहाँ तक है और ये सरफेस है अर्थ। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके ऊपर सॉइल का वेट इंक्रीज हुआ ना, वेट इंक्रीज मतलब प्रेशर और इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब जब ये अर्थ के सेंटर के करीब हो गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है, तो इसको पीट से ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, पीट से ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका कार्बन कंटेंट और इंक्रीज हो जाएगा, ये और ज़्यादा डिकम्पोज हो जाएगा। तो व्हेन पीट इज डिकम्पोज्ड फर्दर, तो इसका कार्बन कंटेंट कितना हो जाता है, 70%। 70% कार्बन कंटेंट हो तो हम इस टाइप के कोल को कहते हैं लिग्नाइट। ठीक है। देन बिटुमिनस कोल आता है, यानी लिग्नाइट मज़ीद डिकम्पोज हो, उसका कार्बन कंटेंट मज़ीद इंक्रीज हो जाए, वो मज़ीद लोअर लेयर्स में चला जाए, तो फिर 80% कार्बन कंटेंट वाले कोल को हम कहते हैं द बिटुमिनस कोल। ठीक है। और लास्ट में आता है एंथ्रासाइट, यानी बिटुमिनस कोल मज़ीद डेप्थ में चला जाए, उस पर और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई हो जाए, उसके और ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो जाए और उसका कार्बन कंटेंट 90% तक पहुंच जाए, दैट कोल इज कॉल्ड एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल, सॉरी। ठीक है। तो ये टाइप्स आपने याद रखनी है, किस बेस पे इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, डिकम्पोजिशन की बेस पे। इसकी सबसे कम डिकम्पोजिशन हुई है, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन हुई है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोल को प्रोसेस कैसा किया जाता है। ठीक। कोल तो मिल गया, चाहे वो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, किसी भी नेचर का कोल है। ठीक। अब उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, उससे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें सेपरेट कैसे करने हैं। कोल को इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल हम बर्न करेंगे। ठीक है। ठीक। इसका यूज़ क्या होता है, कोल को इंडस्ट्री में इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल इसको बर्न करते हैं। फ्यूल क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसके बर्न होने से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। ठीक है। तो जब हम कोल को बर्न करते हैं इन द प्रोसेस कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, ये प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। ठीक। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर स्केल लिखती हूँ यहाँ पे, ये टेम्परेचर स्केल है। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। तो हमने कोल को हीट अप किया। ठीक। टेम्परेचर अप्लाई किया इसमें। ठीक है। सपोज कि कोई इनिशियल टेम्परेचर था T1। ठीक। उस टेम्परेचर पे इस कोल के अंदर जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है। बिल्कुल इनिशियल टाइम में ही, जब टेम्परेचर की अभी स्टार्टिंग की वैल्यू थी, तो उस टाइम पे कुछ कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है। तो वो बॉईल हो जाएंगे, मीन्स वो वेपराइज हो जाएंगे। ये जो कोल है, ठीक है, पाउडरस फॉर्म में हम लेते हैं और इस पाउडरस फॉर्म में कोल की हीटिंग करते हैं। ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर आया, तो इसमें से सपोज A, B, C एंड D 4 टाइप के इसमें कंपाउंड्स थे, या 4 क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स थे। ठीक है। तो जो A टाइप था उसका तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब इतने टेम्परेचर में उसको इतना टेम्परेचर मिल रहा है, उसमें तो बॉईल हो जाना है। तो सारा का सारा जो A कंपोनेंट है, इट विल बॉईल, इट विल वेपराइज। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से तो A ख़त्म हो गया। ठीक। तो ये जो चैम्बर है, जिस फर्नेस में हमने इसे हीट किया है, उस चैम्बर में ऊपर कहीं यहाँ पे जो A कंपोनेंट है, वो सारा का सारा वेपर की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम वो वेपर्स
किसी सेपरेट चैम्बर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, एक कंपोनेंट था वो उस टेम्परेचर पे बॉईल हो गया, किसी एक टेम्परेचर पे जस्ट ए बॉईल हुआ है, बी सी डी अभी भी कोल की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और हमने ए को सेपरेट कर लिया, ठीक है, उसको कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं वो कंपोनेंट था क्या, कौन सा कंपोनेंट है जो एक्चुअली कोल में सबसे पहले बॉईल होता है, सबसे पहले सेपरेट होता है, वो है द कोल गैस। ठीक है, अब कोल गैस क्या है, कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, CH4 गैस, CH4 इज मीथेन, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, ये तीनों गैसेस का एक मिक्सचर कोल गैस इसे हम कहते हैं, क्योंकि गैस कोल में से एक हमें गैसेस का मिक्सचर ऑब्टेन हो रहा है तो उसे हम कोल गैस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल स्टार्ट होती है तो सबसे लो टेम्परेचर पे या सबसे पहले कौन सेपरेट होता है, कोल गैस। और कोल गैस क्या है, इट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। ठीक है, अब हम इसके यूजेस भी देखते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, हमने इसे स्टोर तो कर लिया, सेपरेट तो कर लिया, तो इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, CH4 नेचुरल गैस, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी फ्यूल के तौर पे रॉकेट में यूज होती है। ठीक है, CH4 कैसे यूज होती है, CNG की फॉर्म में, LPG की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से लिक्विफाइड और क्या कहते हैं हम इसको, लिक्विफाइड और कंप्रेस्ड फॉर्म में एज ए फ्यूल यूज हो रही है, हमारे घरों में यूज हो रही है, हमारी ऑटोमोबाइल्स भी यूज हो रही है। ठीक है, तो कोल गैस का आपने यूज क्या याद रखना है, फ्यूल की फॉर्म में ये यूज होती है। ठीक है, मेजर यूज यहीं से देख के बता सकते हो आप, CH4 CNG में होती है, H2 रॉकेट का फ्यूल होता है। ठीक है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जी क्या होती है, असल में इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है उसमें आप मेटलर्जी डिटेल में पढ़ोगे, तो मेटलर्जी को आप बस ऐसा आप समझ लो कि मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अर्थ में जैसे हमें गोल्ड मिलता है, ठीक, इसी तरह जैसे हमें सिल्वर, कॉपर और डिफरेंट मेटल्स मिलते हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं मेटल्स के, उनको वहाँ से, उन मेटल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन। ठीक, तो कोल गैस हमने देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी कोल में से सिर्फ एक कंपोनेंट सेपरेट हुआ है, सबसे पहले कोल गैस सेपरेट हुई है जब टेम्परेचर कुछ ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, टेम्परेचर लेट सपोज इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो कोल था उसमें से एक और कंपोनेंट बी सेपरेट हुआ, सेकेंड कंपोनेंट उसमें से बॉयल हुआ, और वो उसको फिर हमने एक अलग चैम्बर में उन सारे वेपर्स को कलेक्ट किया और वहाँ जाके स्टोर कर लिया। ठीक है, तो जब देखा गया तो वो क्या था, द सेकेंड कंपोनेंट विच इज सेपरेटेड from the coal during destructive distillation is the ammonical liquor. ठीक है, अमोनिकल लिकर क्या है, इट इज एक्चुअली द अमोनिया गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अमोनिया डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक, ये सेपरेट हो गई। अब इसका क्या काम होता है, इसका यूज आप याद रखो कि अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो अमोनिया को हम यूज करते हैं अमोनियम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट और इस तरह के। तो जब अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है तो अमोनियम सल्फेट बनता है, और अमोनियम सल्फेट इज एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर जो प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जब टेम्परेचर कुछ और इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है, जब थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा तो एक स्टेज आएगी जब थर्ड कंपोनेंट सेपरेट होगा, कोल में से थर्ड कंपोनेंट बॉयल होगा, दैट थर्ड कंपोनेंट इज द कोल टार। ठीक है,
कोल टार क्या है, ब्लैकिश बहुत थिक किस्म का एक लिक्विड है, ठीक है। ये दोनों तो गैसेस थे, ठीक। तो कोल टार असल में एक ब्लैक और बहुत थिक किस्म का, बहुत विस्कस, बहुत गाढ़ा सा एक लिक्विड होता है, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये मिक्सचर है, ठीक। जिसमें से ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें एनिलीन है, बेंजीन है, और क्या है, डटोलिन, फिनोल, ठीक है। ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक। इन सब को हम सेपरेटली एक दूसरे से सेपरेट करके, जैसे बेंजीन को सेपरेट करके उसको किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एनिलीन को सेपरेट कर सकते हैं, और फिनोल सेपरेट कर सकते हैं। हर कंपाउंड हम इसमें से सेपरेट करके उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोल की डिस्टिलेशन की जाएगी, यानी इसमें से ये 200 कंपाउंड सेपरेट किए जाएंगे, तो कोल टार का एक रेजिड्यू बचेगा, ठीक है। उस रेजिड्यू को हम पिच कहते हैं, ठीक है। दैट रेजिड्यू इज एक्चुअली द टार, जो हम कॉमनली रोड्स पे देखते हैं कि रोड की जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे टार डाला जाता है, ठीक है। यानी रोड को लेवल करने के लिए उसमें जो स्मॉल डिप्रेशंस हैं, उस बजरी के बीच में जो डिप्रेशंस हैं उसको कवर करने के लिए टार डाला जाता है, ठीक है। वो टार क्या है, वो एक्चुअली दैट इज द रेजिड्यू ऑफ द कोल टार, ठीक है। रेजिड्यू क्या है, जब सब कुछ निकल गया तो जो पीछे लेफ्ट बिहाइंड जो भी मटेरियल है, ठीक। अब ये तो 3 फ्रैक्शन सेपरेट हो गई, ठीक है। जैसे ही कोल टार सेपरेट होगा तो हम थोड़ा सा और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ताकि कोई ये यकीन ही हो जाए ये बात कि कुछ कोल टार का कुछ भी कंपोनेंट नहीं बचा, सारा का सारा बॉयल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो भी पीछे रेजिड्यू बचेगा, कोल का जो भी रेजिड्यू बच जाएगा, जब ये तीनों प्रोपोर्शंस इसमें से सेपरेट हो गए, तीनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए, तो जो भी कोल में जो भी रेजिड्यू बच गया, दैट रेजिड्यू इज कॉल्ड कोक, ठीक है। लास्ट फ्रैक्शन इज द कोक, ठीक है। कोक क्या है, इट इज एक्चुअली 98% कार्बन, ठीक है, 98% कार्बन। और इसको भी एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, इस कोक को एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, और ये मेटलर्जी में भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने इसमें याद क्या करना है इस प्रोसेस में, कोल की डेफिनेशन, ठीक है, कैसे वुड कोल में कन्वर्ट होती है कार्बनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद कोल की क्लासिफिकेशन, यानी 60% अमाउंट है कार्बन की तो उसे पीट कोल कहते हैं, 70 है तो लिग्नाइट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से कोल की क्लासिफिकेशन सेकंड पॉइंट हो गया। थर्डली कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जिसमें आपने फोर कंपोनेंट्स बताने हैं। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन स्टार्ट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले कोल गैस सेपरेट हुई, उसकी कॉम्पोजिशन, देन अमोनिका लिकर सेपरेट हुआ, उसकी कॉम्पोजिशन, कोल टार सेपरेट हुआ, उसकी कॉम्पोजिशन, देन रेजिड्यू बच गया कोक, ठीक है, और उसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है। बस यहाँ तक है। कल हम देखेंगे नेक्स्ट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।